Students, we are doing chapter number 2 is matter around us pure। तो इसमें हमने अभी तक किया था डिफरेंट टाइप्स के जो मैटर है, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, और उसमें हमने मिक्सचर्स किए थे। अब हमारा सेकंड पार्ट जो है ये क्लास, इसमें हमारे पास करना ये स्टार्ट किया था सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर। तो उसमें हमने वेरियस मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो उन मेथड्स के बारे में हमने कुछ एक मेथड होते हैं जनरल जो हम कॉमन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको भी हमने देखा था। और उसके अलावा कुछ है हमारे पास मेथड जो हम की लैब में यूज़ करते हैं। तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर में हम सेकेंड पार्ट में मेथड्स को हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे। हमने ये साथ में डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट में कि हर एक मेथड का कोई ना कोई प्रिंसिपल बेस्ड होता है जिसके ऊपर ये मेथड, और वो प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ यूजफुल कंपोनेंट एंड अनयूजफुल कंपोनेंट। तो हमारे पास जितने भी मेथड हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, उनका प्रिंसिपल क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं आपके पास उनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। उस डिफरेंस के बेस पर ही हम कोई मेथड या प्रिंसिपल सेलेक्ट करते हैं उस कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो हमने 8 मेथड्स जो इस चैप्टर में करने हैं उनके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, और मैंने बताया था इसको हमने थ्योरी पार्ट में इससे रिलेटेड मेथड का हर एक का प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ उसको यूज़ करते हैं, और साथ में रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं थ्योरी पार्ट के साथ साथ। क्योंकि ये सारे मेथड हम डे टू डे लाइफ में या फिर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, तो इन मेथड का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें तैयारी होनी चाहिए। मीन्स दो एस्पेक्ट में पढ़ेंगे हम इन मेथड्स को, थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट। तो प्रैक्टिकल पार्ट जो है उसमें हमारे पास कई सारे स्किल्स होते हैं जिन्हें हम साइंस प्रैक्टिकल स्किल्स कहते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने आगे जाके साइंस में ही स्ट्रीम लेनी है या फिर कैरियर बनाना है, उनको प्रैक्टिकल स्किल्स की मास्टरी करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रैक्टिकल स्किल्स क्या होते हैं, जिनको यूज़ करके इन स्किल्स को आप कोई भी लैब में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं तो हमें क्या क्या स्किल होने चाहिए। तो हमें प्रैक्टिकल जब भी हम करते हैं तो नोट डाउन करना होता है, प्रैक्टिकल फाइल में रिकॉर्ड बनाना होता है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आज हम वो भी देखेंगे क्योंकि हमने सारे मेथड्स को डिटेल में करना है। तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, हमारे पास हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हम एक्टिविटीज़ करेंगे। 8 मेथड्स हैं, 8 के 8 मेथड्स की आपको एक्टिविटी करनी आनी चाहिए लैब में। तो जब हम नोट डाउन करते हैं एक्टिविटी को साथ में प्रैक्टिकल बुक में या फिर आपकी एक्टिविटी नोटबुक में, तो उसमें आपको 8 पार्ट्स लिखने होते हैं। हर एक पार्ट को लिखने के लिए आपको क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रखने हैं वो भी साथ में हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपने डेट ऑफ डूइंग द एक्टिविटी राइट हैंड साइड में लिखना होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में या राइट सेंटर में एक्टिविटी नंबर लिखते हैं। फिर आते हैं हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ द एक्टिविटी टू बी नोट डाउन। तो उनको हम नंबरिंग रोमन सिस्टम में करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। और जो है ये जो हमारे पास 8 पार्ट्स होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे एम ऑफ एक्टिविटी, क्या करना है आपने। तो जब भी हमारे पास एम ऑफ एक्टिविटी मीन्स वी आर गोइंग टू डू दैट एक्टिविटी फॉर सम एम, तो उसको स्टार्ट करते हैं हमेशा टू कैलकुलेट, टू फाइंड, टू डिटरमिन, टू शो, टू प्रूव एट्सेट्रा। देन सेकंड पॉइंट एम लिखने के बाद आता है थ्योरी और प्रिंसिपल। मैंने पहले ही कहा कि जो भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो किसी न किसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। तो किसी प्रैक्टिकल को या एक्टिविटी को करने के पीछे क्या थ्योरी या प्रिंसिपल है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जिसका प्रैक्टिकल पार्ट है उसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को मान लो बॉयल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हमारे पास वो लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं। तो ये जो बॉइलिंग ऑफ लिक्विड और चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू वेपर है वो आपको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, बट हमारे पास थ्योरी क्या बन जाएगा, ऑन हीटिंग लिक्विड्स चेंज इनटू वेपर्स। सो ऐसे हमारे पास थर्ड है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स। तो
कोई लैब में हमें एक्टिविटी करनी है, प्रैक्टिकल करना है, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स देयर एंड ऑपरेटर्स। तो हम 2 पार्ट में रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करते हैं। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं वी प्लान फॉर इट, प्लानिंग हम करते हैं तो हम साथ में ये भी देखते हैं हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो हमारे एक्टिविटी टेबल के ऊपर, शेल्फ के ऊपर रेडी हों, तो हमें प्रैक्टिकल करना कन्वीनियंट होता है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको वहाँ पर खुद रिक्वायरमेंट स्लिप बनाकर देनी पड़ती है, तो यू शुड नो व्हाट यू रिक्वायर फॉर दी एक्टिविटी। तो हम 2 पार्ट्स में लिखेंगे इसको। पहला होगा केमिकल्स या मटेरियल, जिसमें हम जो भी सब्सटेंसेस यूज़ करने हैं, सॉल्यूशंस यूज़ करने हैं, केमिकल्स यूज़ करने हैं, वो यूज़ कर लेंगे। और दूसरा होगा फिजिकल टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो वो हमारे पास आएगा एपरेटस में, जैसे बीकर होता है, स्पैटुला होता है, ग्लास रॉड होती है, ट्राइपॉड स्टैंड एटसेट्रा। आफ्टर रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ गई, उसके बाद हम एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, तो वी कैन प्रोसीड। तो उसके लिए हमें प्रोसीजर नोट डाउन करना होता है। तो प्रोसीजर लिखते वक्त 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो प्रोसीजर पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप मैथ में कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स लिखते हैं ज्योमेट्री के। तो यहाँ पर भी प्रोसीजर को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको वो एक्टिविटी करनी आती है लैब में, तो आप उसके स्टेप्स भी इजीली लिख सकते हैं, वन आफ्टर दी अदर। प्रोसीजर के बाद आपको डायग्राम बनानी है। अगर एक है तो सिंगल, ज़्यादा है तो डायग्राम्स, उनको लेबल करना है, नंबर करना है 1 2 3। सो डायग्राम बनाते वक्त क्या प्रिकॉशन या ध्यान रखनी है? एक तो नीट एंड क्लीन डायग्राम हो, दूसरा लेबलिंग, हर पार्ट को लेबल करने की कोशिश करिए, हर एपरेटस को, हर अंदर केमिकल है उसको लेबल करना है। और लेबल करते वक्त भी ध्यान रखना है हमें एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे लेबलिंग रखनी है। राइट हैंड साइड पे रखें, ज़्यादा बेटर होता है। तो सब एक लेवल में राइट हैंड साइड में आपने लेबलिंग करनी है, और डायग्राम के नीचे जरूर नंबर डाल देना है डायग्राम का। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद प्रोसीजर हो गया आपके पास। प्रोसीजर करते वक्त हमें ऑब्जर्व करना होता है कि क्या हम ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे 2 मार्क्स का प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आना होता है, 2 टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री के 4 नंबर का। तो 2 मार्क्स उसमें जनरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहता है कि व्हाट यू विल ऑब्जर्व, या राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी इन द लैब। सो ऑब्जर्वेशन के बेस पर ही हम रिजल्ट या फिर कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन किसी नॉन फैक्ट का होता है कि एक ऑलरेडी फैक्ट है, आप उसने कंक्लूड करके दिखा रहे हैं, और आपके पास रिजल्ट जो होता है टू फाइंड, टू डिटरमिन, टू कैलकुलेट, ऐसी जो वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं एक्सपेरिमेंट करके, वो रिजल्ट निकालते हैं। फिर हमारे पास लास्ट आता है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन में क्या क्या हमें सावधानी रखनी है। नाउ क्या इंपॉर्टेंस है प्रिकॉशंस की, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है। अदरवाइज भी प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज केमिस्ट्री लैब में जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप कई चीज़ें होती हैं जो खतरनाक हैं, टॉक्सिक हैं, पॉइजनस हैं, गैसेस जो होती हैं जहरीली होती हैं, आप गर्म चीज़ों को छूते हैं तो, या शार्प चीज़ों को डील करते हैं, तो हम प्रिकॉशन ना रखेंगे तो हम देर विल बी मे इंजर आवर सेल्फ, हम अपने आप को कोई ना कोई हानि पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, आंखों में कुछ गिर सकता है। तो प्रिकॉशंस हमें 1 और 2 यहाँ पर ज़रूर नोट करनी चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड। नॉट ओनली इन योर 9th क्लास, आपको 10th 11th 12th में भी जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं तो ये 8 स्टेप्स आपके पूरे होने चाहिए, एम से लेकर प्रिकॉशंस तक। तो जब हम आगे 8 मेथड जो हमने करने हैं, कौन कौन से 8 मेथड बताए थे आपको, हमने इवेपोरेशन करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, सेपरेटिंग फनल यूज़ करके सेपरेशन करना है, उसके बाद डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फिर हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है और क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये हमने डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज़ करने हैं सेपरेट करने के लिए। तो मैं सिर्फ फर्स्ट मेथड जो इवेपोरेशन हम करेंगे उसको डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे डिटेल में रिटन पार्ट सारा बताऊंगा, बट आफ्टर दैट आई विल ओनली मेक यू टू अंडरस्टैंड, ओनली यू हैव टू राइट इट ऑन योर ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग टू गिव। सो हम फर्स्ट एक्टिविटी इवेपोरेशन को जैसे हम लैब में करते हैं, जैसे हम लिखते हैं, वो सारा डिटेल में करवाऊंगा। आफ्टर दैट मैंने सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाना है, लिखना आपको
आना चाहिए उसके बाद। सो लेट्स स्टार्ट विद नाउ फर्स्ट एक्टिविटी, दैट इज इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन होता क्या है, पहले बड़ा कॉमन सा टर्म है, हम कॉमन सेंस में भी यूज़ करते हैं। गीले कपड़े सूखने डालते हैं, कैसे सूखते हैं, इवेपोरेशन हो जाती है जी वहाँ से। फिर आपके पास आता है कि घड़े में पानी ठंडा क्यों होता है, इवेपोरेशन होती रहती है उसमें से। सी वास जो हमारे पास वाटर है उससे सॉल्ट कैसे हम निकालते हैं, सी वाटर की इवेपोरेशन होने देते हैं, पानी उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है एंड वी गेट सॉल्ट। तो हमारे पास एक कॉमन टर्म्स हम यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे इसी कंसेप्ट को, इवेपोरेशन को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो क्वेश्चन कैसे आता है आपको एक्टिविटी करने के लिए, हाउ विल यू ऑब्टेन कलर्ड डाई फ्रॉम इंक। तो इंक जो है ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, येलो है, जो आपको इंक दी हुई है लिक्विड, तो उसमें से हमें कलर्ड डाई को अलग करना है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ विल यू शो दैट इंक इज नॉट प्योर मैटर बट इज ए मिक्सचर। मीन्स इंक में सारे पार्टिकल एक जैसे नहीं हैं, इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आता है, मेथड है इवेपोरेशन, प्रिंसिपल क्या है, ऑन हीटिंग सच मिक्सचर्स, जो इंक जैसे मिक्सचर होते हैं, द वोलेटाइल कंपोनेंट इवेपोरेट्स leaving behind non-volatile component as solid residue। तो तीन नई टर्म्स आई, volatile, non-volatile एंड residue। तो volatile क्या होता है, जो कंपोनेंट हीट करने पर लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड volatile in nature। तो जैसे वाटर है, अल्कोहल है, एसीटोन है, इथर्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, इनको हीट करें तो हम ये पास क्या होता है, लिक्विड से ये गैसियस स्टेट में या वेपर फेस में चेंज कर जाते हैं। तो नॉन वोलेटाइल इसके अपोजिट हो जाएगा, मीन्स ए सब्सटेंस विच डू नॉट चेंजेस ऑन इनटू वेपर्स विच डू नॉट अंडरगो वेपराइजेशन ऑन हीटिंग, लाइक चॉक पाउडर है, साल्ट है, जितने भी सॉलिड सब्सटेंस हैं मोस्ट ऑफ देम क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल। तो ये हमारे पास मेथड आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अगर सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट स्टेट द मेथड यूज टू सेपरेट सी साल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो आप इवेपोरेशन ना लिख देंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेथड यूज्ड टू सेपरेट सी साल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो आपको प्रिंसिपल मेंशन करना है, साथ में मेथड भी। नाउ हाउ टू डू इट इन एक्टिविटी, नोटबुक और लैब में हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक पेज में एम ऑफ एक्टिविटी, डेट डालने के बाद जिस दिन आपने किया उस दिन ऊपर डेट डाल ली। एक्टिविटी 1 हमारे पास एम ऑफ एक्टिविटी। ना जो दो क्वेश्चन बताए उनके बेस्ड ही आपका क्वेश्चन की सेंस क्या है वैसे ही एम आएगा। तो अगर क्वेश्चन होता है हाउ विल यू ऑब्टेन कलर्ड डाई फ्रॉम इंक, तो आपका एम होगा टू ऑब्टेन कलर्ड डाई फ्रॉम इंक। अगर क्वेश्चन आता है हाउ विल यू शो दैट इंक इज नॉट प्योर मैटर इट इज इम्प्योर मैटर और मिक्सचर, तो आपका एम बन जाता टू शो दैट इंक इज नॉट प्योर मैटर एंड इट इज ए मिक्सचर। तो मीन्स आपका एम जो फ्रेम करना होता है वो डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है एक्टिविटी के लिए। एम लिखने के बाद हमारे पास सेकंड आता है उसका थ्योरी और प्रिंसिपल। तो ये जो मेथड हमारा किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, किस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो इसका प्रिंसिपल है कि जब हम हीट करते हैं मिक्सचर लाइक इंक, जिनमें लिक्विड और सॉलिड दोनों कंपोनेंट होते हैं, तो उस केस में वोलाटाइल कंपोनेंट इवेपोरेट कर जाता है, लीविंग बिहाइंड नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट एज सॉलिड रेसिड्यू। ये आपके पास आ गया फर्स्ट वाला होता है, अगर टू ऑब्टेन डाई, तो हम डाई कैसे लेंगे उसका प्रिंसिपल। सेकंड के लिए कि अगर इंक जो है आपका वो प्योर मैटर है या इम्प्योर, तो जब हमारे पास प्योर मैटर हो तो उसमें एक जैसे ही पार्टिकल होते हैं सारे, तो उसको हीट करेंगे, या तो अगर वो वोलाटाइल हो सकता है या नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल होगा तो सारा का सारा इवेपोरेट कर जाएगा, लीविंग बिहाइंड नथिंग, और अगर नॉन वोलाटाइल होगा तो कुछ भी इवेपोरेट नहीं होगा, सारा का सारा रेसिड्यू ही बनेगा, नो इवेपोरेशन विल बी देयर। तो हमने क्या देखना है, इस केस में प्रिंसिपल क्या बन जाएगा कि प्योर मैटर है तो आइदर इट विल इवेपोरेट और इट विल रिमेन ओनली एज रेसिड्यू, बट अगर इम्प्योर मैटर होगा तो इसमें हमें एक चेंज नहीं होगा, दोनों ही चीज़ें मिलेंगी। So this way we can write the method और principle depending on the question क्या है और aim क्या है।
रिक्वायरमेंट्स, तो केमिकल्स में इंक और वाटर, और जो एपरेटस आपको चाहिए वहाँ पे करने के लिए, उसमें आपका ट्राइपॉड स्टैंड 3 टांगों का लोहे का होता है जिसके ऊपर हम हीटिंग के लिए सब्सटेंसेस में इसको रखते हैं। उसके बाद आपके पास वायर गॉज, एक जाली होती है जो हम ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखते हैं ताकि इसके ऊपर हम बीकर या चाइना डिश को रख सकें। वॉच ग्लास, छोटा सा ग्लास का बाउल टाइप होता है जिसमें हम कुछ थोड़ा सा लिक्विड रख सकते हैं, सॉलिड रख सकते हैं। और बर्नर चाहिए आपको साथ में जहाँ पे हमें हीट करना हो। उसका है प्रोसीजर, तो मैंने ऑलरेडी बताया प्रोसीजर लिखने के लिए अगर आपको काम प्रैक्टिकल लैब में करना आता है तो प्रोसीजर आप पॉइंट वाइज बना सकते हैं। तो जैसे जैसे आप करेंगे स्टेप्स वहाँ पे सेम वे में आपने लिखने हैं, जस्ट लाइक यू राइट इन मैथ्स कंस्ट्रक्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन ज्योमेट्री। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, प्लेस ए वायर गॉज ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड रखा, उसके ऊपर एक वायर गॉज रख दिया। प्लेस अ बीकर जिसकी कैपेसिटी वॉल्यूम 400 ml तक पानी आ सके, हाफ फिल्ड विद वाटर, तो लगभग 200-250 ml आपने पानी डालना, पूरा नहीं भरना है इसको। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, पानी के वाला बीकर के ऊपर एक क्लीन वॉच ग्लास रख दिया और उसमें 5 ml आपने इंक डाल दी, ब्लू या ब्लैक जो भी अवेलेबल हो। फिर हमने हीटिंग स्टार्ट कर दी। सो हीट द बीकर बाय यूजिंग बंसन बर्नर एंड ऑब्जर्व केयरफुली फॉर चेंज इन लेवल्स ऑफ द इंक, तो इंक लेवल को देखना है ध्यान से क्या हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू हीटिंग अंटिल नो चेंज इज ऑब्जर्व टू टेक प्लेस, हम तब तक हीट करेंगे जब तक हमें कोई उसमें फर्दर इवेपोरेशन होता या लेवल में चेंज होता ना दिखे। तो ये हमारा प्रोसीजर आ गया। अब प्रोसीजर करने के बाद डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो डायग्राम में मैंने पहले जैसे बताया आपको, डायग्राम जैसे फर्स्ट एक्टिविटी है, फर्स्ट डायग्राम है तो 1.1, इसी एक्टिविटी की दूसरी डायग्राम होती है तो 1.2, 1.3 लाइक दिस यू हैव टू राइट द नेम। और डायग्राम में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो भी लिखना है आपको। तो यहाँ हम इवेपोरेशन मेथड कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं। तो आपके पास डायग्राम ड्रॉ करते वक्त साथ में क्या करना है, लेबलिंग आपने एक साइड को ही करनी है, एक ही लेवल में करनी है, अलग अलग जगह पे नहीं लगनी है। तो एक लेवल में सारे लेबल्स को रखेंगे, क्लीन एंड राइटिंग से लिख देंगे। उसके बाद आपका साथ है ऑब्जर्वेशन, तो आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कि जब कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो जो चेंजेस होती हैं उनको नोट डाउन करना, उनको ऑब्जर्व करना सही ऑर्डर में, सही तरीके से। तो आपके पास जैसे इस केस में जैसे आप हीटिंग स्टार्ट करते हैं, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, आपको इंक में से स्टीम की फॉर्म में वाटर का इवेपोरेशन दिखना शुरू हो जाती है। सो वी विल ऑब्जर्व इवेपोरेशन अकरिंग फ्रॉम इंक इन दी वॉच ग्लास एंड अमाउंट ऑफ इंक डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। तो जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट करेगा तो जो लेवल इंक का उसमें वॉच ग्लास का वो कम होता जाएगा। After some time, when no liquid is left in ink, evaporation stops and only a colored solid residue is left on the watch glass. तो पहले नहीं लिखना कि रेजिड्यू बच गया और बाद में लिख देंगे इवेपोरेशन ऑब्जर्व होगा। So that's why I said कि प्रोसीजर जैसे हम करते जाते हैं साथ के साथ हमें ऑब्जर्वेशन भी उसी सीक्वेंस में नोट करके लिखनी पड़ती है। तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन नोट होगी। अब हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे, तो कंक्लूजन फर्स्ट अगर आप वो अगेन डिपेंड करेगा आपका एम क्या था। तो अगर हमारे पास फर्स्ट जैसे एम था कि पूछा हाउ विल यू ऑब्टेन कलर्ड डाई, तो हमारा वहाँ से आ जाएगा कि कलर्ड डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंक बाय इवेपोरेशन एज ऑन हीटिंग इंक इन ए वॉच ग्लास liquid component evaporates because it is volatile in nature, whereas colored non-volatile colored dye remains as residue. अगर आपसे आया था कि टू शो दैट इंक इज नॉट प्योर मैटर इट इज इम्प्योर और मिक्सचर, तो आपका लिखने का कंक्लूजन का आंसर लग जाता इंक इज नॉट प्योर एज ऑन हीटिंग इट गिव्स टू कंपोनेंट्स, a volatile that evaporates and a non-volatile which remains as residue. तो अगर एक ही कंपोनेंट होता तो सारा उड़ जाता या सारा रह जाता, तो एक से ज़्यादा कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट इवेपोरेट कर रहा है और एक रेजिड्यू बना रहा है। तो जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं देन मैटर इज इम्प्योर और इट इज़ ए मिक्सचर। सो इंक इज अ मिक्सचर। नाउ प्रिकॉशंस, तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि केमिस्ट्री लैब में काम करते वक्त हमें कई बार प्रिकॉशन लेनी पड़ती हैं
अपने आप को डेंजर से बचाने के लिए या फिर प्रैक्टिकल का सही कंक्लूजन सही रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए। तो जब आपके पास यहाँ हीटिंग कर रहे हैं तो क्वेश्चन अराइजेज कि हमने बीकर के ऊपर क्यों रखा वॉच ग्लास को, डायरेक्ट क्यों नहीं हीट किया फ्लेम के ऊपर। सो बीकर क्यों रखा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली वॉच ग्लास को रख देते वहाँ पर फ्लेम के ऊपर तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से और साथ में जहाँ पर फ्लेम टच करता वहाँ हीट अलग होती, दूसरी तरफ अलग होती, अनइवन हीटिंग होती। सो जो हाई टेम्परेचर और अनइवन हीटिंग की वजह से जो आपके पास जो है खराब वो जल जाता है आपका डाई जो कंपोनेंट था। सो फर्स्ट प्रिकॉशन क्या जाएगा, डू नॉट हीट इंक इन वॉच ग्लास डायरेक्टली ओवर द फ्लेम। और बर्नर हमेशा हम वाटर डालते हैं बीकर में, उसके ऊपर हीट करते हैं, वाटर से स्टीम बनती है और स्टीम स्लोली फिर हीट करता है इंक को वॉच ग्लास में। नाउ हीटिंग इन्वॉल्व हो रही है तो हमें प्रिकॉशन सेकंड लेनी है कि किसी भी अपरेटस को, बीकर है, वॉच ग्लास है, ट्राईपॉड स्टैंड है, वायर गॉज है, हाथ से टच नहीं करना है बिकॉज ये गर्म है। अब यू मे गेट योर हैंड बर्नट, तो आपको इंजरी हो सकती है, बर्निंग इंजरी। उसको अवॉइड करने के लिए हमें, तो जब भी हमें एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, हीट कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो हमें अपना ध्यान रखना पड़ता है, वो प्रिकॉशंस में लिखना होता है यहाँ पे। तो 2 प्रिकॉशन लिख देंगे हम। नाउ यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो 2 क्वेश्चन मैंने पहले बताया कि हाउ विल यू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट ऑफ द इंक या डाई फ्रॉम द इंक। सेकंड बताया कि हाउ विल यू शो दैट इंक इज नॉट प्योर। थर्ड आ सकता है कि हाउ विल यू गेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। Why ink is not heated directly over the flame of burner, क्यों हमने बीकर रख के हीट किया। What is the nature of component in blue ink that evaporates and which is obtained as residue। So थर्ड के लिए आंसर आपके पास क्या आता कि जब ऑन डायरेक्ट हीटिंग ऑफ इंक ऑर्गेनिक डाई इन इट में चैर क्या होता है, जैसे चीनी को अगर आग में डाल दो तो ब्लैक चारकोल की तरह जल जाती है वो। तो जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे आग में चलता है तो कालिक सी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड चैरिंग, CHARRING। सो डाई में चैर, बर्न और डीकम्पोज ड्यू टू अनइवन हीटिंग एंड हाई टेम्परेचर। तो इसलिए हम उसको डायरेक्ट हीट ना करके बीकर में वाटर लेकर उसके ऊपर रखकर हीट करते हैं। What is the nature of component in blue ink that evaporates? The component that evaporates from ink on heating is volatile liquid, and the nature of other component that forms residue, it is non-volatile solid dye। तो आपको बताना है कि क्या नेचर है, जो इवेपोरेट करेगा वो वोलाटाइल होगा और जो इवेपोरेट नहीं कर रहा, रेसिड्यू बना रहा है, वो क्या होगा, नॉन वोलाटाइल। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको फ्रेम किए जा सकते हैं यहाँ से इनडायरेक्ट वे में। सो आपको ये भी आंसर करने आने चाहिए। तो उसके बाद मैंने बताया हर मेथड का आपको मेथड, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन। जैसे इस मेथड के हमारे पास एप्लीकेशंस क्या क्या थे, वी कैन यूज दिस मेथड टू गेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड कलर डाई फ्रॉम इंक। तो ये हमारे पास मेथड्स हैं जो अपने इवेपोरेशन के बारे में डिटेल में आपको बताया, इसको आपने करना है। ऐसे ही आपको बाकी मेथड जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल,